तो भैया पहले तो अपने चिंटू और पिंकी जी बात कर रहे हैं, इनको बात करने देते हैं क्योंकि एग्जाम में ये आते नहीं। सबसे पहले हम लोग के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स भैया कैसे है? तो जाहिर सा आंसर है कि भाई क्योंकि वो रिन्यू हो रहा है। इसके लिए हम लोग को एक टर्म दिया गया है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? पहले तो तुम्हारा होता है समंदर। समंदर में होता है भैया ढेर सारा पानी। वो पानी होता है वेपोराइज। वेपोराइज होके वो ऊपर बादल बनाता है। बादल भाई उड़ के आता है और बादल यहाँ पर प्रेसिपिटेट करता है। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है? बेसिकली जब भी आसमान से पानी, चाहे स्नो, चाहे वाटर, किसी भी फॉर्म में जब गिरता है तो उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो जब मान लो बारिश हो गई और पानी गिरा, तो यहां पर जब पानी गिरेगा तो वो यहां पर हमारा जो हमारी जो सॉइल है वो उसे एब्जॉर्ब करेगी, जिसे हम लोग इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। पानी सॉइल के एब्जॉर्ब करने को हम लोग इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो पानी बरसा, पानी एब्जॉर्ब हुआ और फिर वो चला गया ग्राउंड वाटर में। ग्राउंड वाटर से फिर पानी हम लोगों ने निकाला, यूज किया, यूज करते हुए वो ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू बहते बहते किसी तरीके से आके फिर से समुद्र में मिल गया। तो ये एक प्रॉपर साइकिल चली, ठीक है। इसी साइकिल को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये तुम लोग को बता दिया, जिससे तुम्हारी ये जो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, इसमें हम लोग को बहुत कंफ्यूजन रहती है ना कि भैया ये क्या है, समझ नहीं आ रहा। तो वो क्लियर कर दिया भाई। तो चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे है हम लोग का वाटर स्कैर्सिटी। यहां पे तो भैया आपने बताया कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो रहा है, इसी वजह से हम लोग वाटर को एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। बट यहां पर कह रहे हो वाटर की स्कैर्सिटी हो रही है, तो ये कौन सा, ये समझ नहीं आ रहा। तो देखो भाई, वाटर ना एक टाइम के बाद ही रिसाइकल हो पाता है। रिन्यू होने के लिए बहुत टाइम लगता है। पर हम लोग की पॉपुलेशन तो भाई भगवान की कृपा से बहुत ज्यादा ही जोरों शोरों से बढ़ रही है। तो इससे क्या हो गया है कि हमारी जो वाटर है उसका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पूरा करने से पहले ही हम लोग जो पानी है अपना वो खत्म कर दे रहे हैं। ग्राउंड वाटर को ही पूरा खत्म कर दे रहे हैं हम लोग, गंदा कर दे रहे हैं पानी को, फ्रेश वाटर को हम लोग गंदा कर दे रहे हैं। यहाँ पर एक वर्ड आता है फ्रेश वाटर। तो जो हमारे काम का वाटर है वो फ्रेश वाटर है, क्योंकि बाकी पानी खारा है, ठीक है। तो जो हमारा नॉर्मल पीने का, खाने का, हाथ धोने का, मुंह धोने का, नहाने का जो पानी है वो फ्रेश वाटर कहलाता है। तो फ्रेश वाटर की कमी हो जाती है हम लोग को, क्योंकि हम लोग ओवर काम कर लेते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर लेते हैं उसका। तो यहीं पे हम लोगों से पूछा है व्हाट इज वाटर स्कैर्सिटी। हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका आंसर होगा वाटर की शॉर्टेज को हम लोग, फ्रेश वाटर की शॉर्टेज को हम लोग वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। इसके बाद आता है हम लोग का राइट मेन रीजन फॉर वाटर स्कैर्सिटी। ये भैया सीबीएसई वालों ने इतनी बार घुमा के पूछा है कि इस बार भी आ सकता है। तो भैया अब इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखो। पहला है कि उस जगह पे जहां पे वाटर स्कैर्सिटी हो रही है, नेचुरली लो रेनफॉल थी। जैसे राजस्थान के जगहों पे वाटर स्कैर्सिटी है, क्यों? क्योंकि वहां पे बारिश ही नहीं होती है ज्यादा। वहां पे रेगिस्तान वगैरह है, बारिश नहीं हो पाती है। तो पहला रीजन वो हो जाता है कि भाई कम बारिश की वजह से वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है। दूसरा रीजन जो कि ह्यूमन की वजह से होता है वो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं धड़ल्ले से, भाई मोटर से पानी अपनी साइकिल धुलने के लिए 10-10 लीटर पानी बहा देते हैं हम लोग। ग्रेट। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया फ्रेश वाटर का सोर्स क्या है, व्हाट आर दी 3 मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। तो मैंने जैसा बताया, प्रेसिपिटेशन हो गया, सरफेस रन ऑफ हो गया और ग्राउंड वाटर हो गया। सरफेस रन ऑफ क्या होता है? बारिश होने के बाद जो पानी बहता है ना, पानी छोटे छोटे चैनल्स बनाकर तुम्हें देखने को मिलेगा कि बहता हुआ वो चला जाता है नदियों में मिलने के लिए, उसे हम लोग सरफेस रन ऑफ कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन से हम लोग को पानी मिलता है, सरफेस रन ऑफ से हम लोग को पानी मिलता है और ग्राउंड वाटर से हम लोग को पानी मिलता है। ये 3 मेन रीजन हो गए। अब आते हैं अपने वाटर स्कैर्सिटी वाले में ना, हम लोग पहले मेन रीजंस देख रहे थे। तो पहला रीजन हो गया कि कम बारिश होती है। दूसरा, हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं। तीसरा रीजन हो जाता है कि हम लोगों का जो ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है, भाई बोरी बोरी भर के बच्चे हो रहे हैं हर साल, वो भी तो पानी कंज्यूम कर रहे हैं। हम लोग का जो वाटर जो साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, वो तो उसी स्पीड से हो रहा है ना, बट हम लोग पानी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इसी वजह से भी वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है। चौथा, वाटर जो अपना रिसोर्स है वो ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है इरिगेशन में भी। कुछ कुछ फार्मर्स जो हैं यूपी के, स्पेशली तुम लोग को देखने को मिलेगा, रिपोर्ट्स में भी हाल ही क्या आया था कि शुगर के जो हमारी कमर्शियल क्रॉप है उसकी इतनी ज्यादा धड़ल्ले से खेती हो रही है कि जो वहां का पानी है ना, आसपास के गांव का पानी भी सूख जा रहा है। कैसे? क्योंकि ये जो कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन,
वो एक छोटा सा 1 बीघा एक छोटे से पैच ऑफ लैंड में उसको उगाने के लिए लैक्स ऑफ लीटर ऑफ वाटर यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है, ग्राउंड वाटर का। तुम लोग को वो शुगर केन में रस देखने को मिलता है ना, मीठा मीठा सा लगता है, वो कैसे आता है भाई? ग्राउंड वाटर का ही जो एक फॉर्म हो जाता है, वो ऊपर बनकर ग्राउंड वाटर ही तुम लोग को एक फॉर्म में देखने को मिलता है। तो बेसिकली हम लोग इरिगेशन में इतना ज्यादा पानी को डाल दे रहे हैं कि कुछ कुछ जगहों पे शॉर्टेज हो जा रही है। जो वाटर जो कंज्यूम होता है ना हमारे पूरे कंट्री में, सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूम होता है इरिगेशन पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो चौथा पॉइंट ये भी है कि इस वजह से भी वाटर रिसोर्स होता है, वाटर रिसोर्स में स्कैरसिटी आती है। पांचवा है फॉलिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल्स। देखो कुछ कुछ जगहों पे ना फार्मर्स ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स खोल रखे हैं, प्राइवेट बोरिंग लगा रखी है, उससे वो लोग धड़ल्ले से भाई पानी निकालते रहते हैं। तो इससे क्या हो गया, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो घटने लग गया है, वो नीचे जाने लग गया है। कुछ कुछ इलाकों में 2-2 400-400 फीट तक पानी खोदो तो भी नहीं मिलता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो चुका है। शहरों में तुम भाई सड़क बना दोगे, तुम हर जगह सीमेंटेड एरिया कर दोगे, गार्डन्स बना दोगे ऐसे जो सीमेंटेड वाले होते हैं, वो सब बना के तुम चाहोगे कि पानी वहां पे ग्राउंड वाटर में जाए? कैसे जाएगा? मिट्टी रहेगी तभी तो हम लोग को वाटर नीचे जाता है। बट वाटर हट गया, कंक्रीट हो गया, तो सारा पानी नाले से बहकर शहर से बाहर चला जाता है। फिर कहते हो कि भाई ग्राउंड वाटर कम हो गया। तो पांचवा रीजन होगा हम लोग का डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। क्यों हो गया? उसके 2 रीजन मैंने बता दिए। जो फार्मर्स हैं उन्होंने प्राइवेट ट्यूबवेल्स वगैरह लगा लिए हैं, और शहरों में वाटर को जमीन में जाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा जो इंडस्ट्रीज है वो इतनी ज्यादा बना दी है हम लोगों ने कि उसकी जो मशीन्स है उनको ठंडा करने के लिए भी बहुत सारा पानी ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें वाटर रिसोर्स की कोई जरूरत नहीं है, उसमें मशीनों को ठंडा करने के लिए पानी इस्तेमाल हो जाता है भाई। तो यहां पर छठवां रीजन होगा हम लोग का, हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो इंक्रीज हो रही हैं, इसी वजह से भी हम लोग को वाटर रिसोर्स देखने को मिलता है। सातवां रीजन क्या है? सातवां है भैया, इंडस्ट्रीज के साथ साथ में अर्बनाइजेशन भी धड़ल्ले से हो रहा है। शहर बन रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हम लोग की लाइफस्टाइल इंक्रीज हो रही है। अब हम लोग के पास वॉशिंग मशीन आ गई है जो 2-2 3-3 बाल्टी पानी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे छोटे मोटे कच्चे छोटे मोटे शर्ट्स टी शर्ट्स धुलने के लिए ही इस्तेमाल कर लेते हैं। समझ रहे हो? तो भाई इतना सब पानी वेस्ट हो रहा है, वो कहां से आ रहा है? वो ग्राउंड वाटर से ही तो आ रहा है, वो कहीं फ्रेश वाटर के सोर्स से ही तो आ रहा होगा। तो जब हम लोग उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर लेते हैं तो उससे भी हमारी वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है। ये सातवां पॉइंट है हमारा, अर्बनाइजेशन और अर्बन सेंटर्स जो बढ़ रहे हैं उससे बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो रहा है वाटर का। आठवां रीजन, बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। ये नहीं है कि पानी खत्म हो रहा है, जो पानी बचा भी हुआ है हम लोग उसे गंदा कर दे रहे हैं भाई। जैसे कि तुम लोगों ने गंगा का एग्जांपल लिया, अभी कितना गंदी हो गई थी गंगा। वो क्यों हुई थी? क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, आसपास की इंडस्ट्रीज ने सब अपना वेस्ट गंगा में बहाना डिस्पोज करना शुरू कर दिया था। हम भाई बर्तन धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, उसका एक सीवेज लाइन डाल देते हैं गंगा नदी में कि भाई चल जाओ। गंगा नदी के साथ साथ में जितनी भी नदियां, नर्मदा नदी और यमुना नदी, यहाँ पर तुम लोग को देखने को मिलेगा ये सब गंदी हो रही हैं, गंदी हो गई हैं। अब इनका पानी पीने लायक नहीं है बिना किसी ट्रीटमेंट के। वो क्यों? क्योंकि हम लोग अपने डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर ये सब डिस्पोज कर देते हैं फ्रेश वाटर के सोर्स में। ठीक है, तो उससे भी वाटर स्कैर्सिटी हम लोग को देखने को मिलती है। अब देखो भैया, हजारों दिक्कतें हैं, हर एक ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से वाटर स्कैर्सिटी हो रही है। 8 दिक्कत मैंने बता दी, एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो भाई राम जी का नाम लेके लिख देना 8 पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये तो रीजंस काफी हैं भाई कि वाटर स्कैर्सिटी हो रही है तो पानी नहीं मिलेगा लोगों को। बट हमारा जो यूनाइटेड नेशंस है और जो हमारा देश है वो वाटर को एज अ बेसिक ह्यूमन राइट मानता है कि सबको पानी का अधिकार है। तो हम लोगों ने जल जीवन मिशन JJM स्टार्ट किया है। JJM मतलब हर इंसान को 55 लीटर ऑफ वाटर मिलेगा प्रतिदिन, चाहे वो उससे नहाए धोए, पानी पिए, खाना खाए, कुछ भी करे, 55 लीटर ऑफ पानी मिलेगा। ये गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग दिलवाएंगे। अब कैसे दिलवाएंगे भाई? गवर्नमेंट को ये 8 पॉइंट नहीं पता है क्या कि ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, तुम कैसे निकालोगे पानी? तो वहां पे हम लोग का आंसर आता है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। ये क्या होता है भैया? तो देखो यार, गवर्नमेंट ना बारिश के भरोसे नहीं रहती कि उसको पानी मिलेगा। गवर्नमेंट अपना एक सोर्स क्रिएट करती है।
गवर्नमेंट ये नहीं सोचती कि भाई जब नदी में बारिश होगी तो नदी का पानी बढ़ेगा, तब वो लोग वहां से पानी सप्लाई करेंगे शहरों में। ऐसे तो भाई गर्मियों के मौसम में बारिश नहीं हुई, बेचारे दिल्ली में जो मुख्यमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, वहां पानी नहीं पहुंचा। रीजन क्या था? सर बारिश नहीं हुई। तो इसी वजह से जो गवर्नमेंट है वो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट लॉन्च करती है। इसका क्या मतलब है? सिंपल भाषा में डैम बनाती है। डैम क्या होता है? ऐसा दिखता है डैम। डैम बेसिकली ये होता है जब हम लोग पानी के ऊपर बांध बना देते हैं, उसे हम लोग डैम कहते हैं। डैम कई टाइप का भी होता है, जैसे छोटा डैम, हाई डैम, लो डैम, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलते हैं। अलग अलग टाइप के डैम देखने को मिलते हैं। जो पहले के टाइम पे लकड़ी वाले डैम होते थे, टिम्बर डैम, अब हम लोगों को एम्बैंकमेंट डैम्स और मेसनरी डैम्स देखने को मिलते हैं जो पत्थर और सीमेंट से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कई बार आ जाता है एक दो लाइन में देने के लिए कि डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ डैम, व्हाट इज डैम, और डैम को हम लोग किस किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से तुम लोगों को क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। और डैम क्या है? एक बैरियर है जो फ्लोइंग वाटर को रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और जिससे हम लोग उसके पानी को डायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरफ में। नदी आ रही थी पहले, नदी बह रही थी, हम लोगों ने बीच में बांध बना दिया, हम लोगों ने पानी को इकट्ठा कर दिया। अब हम लोग यहाँ से चुपके से पाइप डालेंगे और इसको शहरों में ट्रांसपोर्ट करवा देंगे। तो बेसिकली यही हो गया मॉडर्न डैम। मॉडर्न डैम ऐसा होता है, हम लोग इससे बिजली भी बना लेंगे भाई, बिजली बना लेंगे। साथ साथ में हम लोग अपनी जो हार्वेस्टिंग है, एक्वेटिक हार्वेस्टिंग कर लेंगे, मछलियां उगा लेंगे, मछलियों का ट्रांसपोर्ट वगैरह कर लेंगे। हम लोग वाटर को अपने अर्बन एरियाज में ट्रांसपोर्ट कर देंगे, वाटर को इरिगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। हम लोगों ने डैम बना दिया है, तो किसी साल अगर बारिश ज्यादा हो गई और आगे आने वाले शहरों में बाढ़ की स्थिति हुई, तो हम लोग डैम को बंद रखेंगे और अपना जो सारा पानी है वो रिजर्वायर में इकट्ठा कर लेंगे। चार पांच काम तुम्हें डैम के पता चल गए कि भाई फ्लड कंट्रोल होता है डैम का काम, वाटर सप्लाई होता है डैम का काम, अर्बन सेंटर्स में वाटर सप्लाई, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए वाटर सप्लाई डैम का काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डैम का काम होता है। इलेक्ट्रिसिटी से जो जनरेट हो रही है उसमें कोल फूक रहे हो क्या तुम? उससे तो कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा, पानी भी वेस्ट नहीं हो रहा, और साथ साथ में हम लोग को एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल रही है जिससे कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा। तो मजे ही मजे हैं भाई। तो इतने सारे काम सिर्फ एक डैम बनाने से हो रहे हैं। इसी वजह से इसे मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है। अब समझ में आया क्यों नहीं कहते सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डैम? इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू ने इन सब रीजंस को देखा था। इसी वजह से उन्होंने कहा भाई ये तो टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं मॉडर्न इंडिया के, इतने सारे काम, ये तो सर्वगुण संपन्न बहु है हमारे देश के लिए। इसी वजह से इन्होंने भाखरा नंगल डैम की भी शुरुआत की थी। इन्होंने ही शुरू में फर्स्ट सीमेंट डाला था भाखरा नंगल डैम बनने के लिए। ठीक है, ग्रेट। तो ये पता चल गया। लेकिन क्या हम लोगों ने अभी अंग्रेजों के बाद मॉडर्न इंडिया में ही डैम बनाने शुरू किए हैं? उससे पहले क्या हम लोग पानी का इस्तेमाल नहीं करते थे? करते थे भाई। श्रीरंगवेरापुरा में हम लोग को देखने को मिलता है, जो इलाहाबाद के पास में, वहां पे हम लोग को सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलता है। हम लोग जो गंगा नदी के जो पानी था उसको हम लोग चैनलाइज करके इधर उधर इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, उसको इधर उधर ले जाते थे पहले के समय में। फर्स्ट सेंचुरी बीसी का टाइम है ये। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी हम लोगों को डैम, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम देखने को मिलता है, एकदम अच्छे से बने हुए, चमक धमक वाले। ठीक है, साथ साथ में हम लोग को देखने को मिलता है उड़ीसा में कलिंग जगह जो है, वहां पे हम लोग को इरिगेशन वर्क देखने को मिलता है, अच्छे से इरिगेशन सिस्टम है। नागार्जुना कोंडा में हम लोग को देखने को मिलता है, बेन्नूर में, कोल्हापुर में देखने को मिलता है एक प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क। पहले के टाइम पे भी वहां इरिगेशन होता था, नदियों के पानी को इधर उधर चैनलाइज करके लेके जाना। चैनलाइज मतलब समझ रहे हो? देखो भाई, नदी थी, ठीक है, सिंपल भाषा में देखो, नदी थी, मैंने साइड में नहर खोद दी भाई, नहर खोद दी और यहां से मिट्टी थोड़ा इकट्ठा कर दिया, मिट्टी ऐसे पहाड़ बना दिए, दो छोटे छोटे पहाड़ साइड साइड में, तो नदी का पानी यहीं बहेगा ना। तो एक तरीके से मैंने पाइप बना दी, समझ रहे हो? मिट्टी के दो साइड साइड से पहाड़, नहर जान रहे हो, गांव में नहर देखा है ना तुमने? वैसे ही भाई हम लोगों ने पानी का इस्तेमाल कर लिया, पानी को ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, तो ये हम लोग सदियों से करे जा रहे हैं भाई, ये सारे काम हम लोग सदियों से करे जा रहे हैं। और ये सब काम के हम लोग को जो साक्ष्य हैं, जो हम लोग को फुटप्रिंट्स है, वो यहाँ देखने को मिलते हैं, कनिंग में, नागार्जुन कोंडा में, बेन्नूर में, कोल्हापुर में। ठीक है, चौथा पॉइंट, 11वीं सेंचुरी में भैया हम लोगों ने आर्टिफिशियल लेक बना रखी है। आर्टिफिशियल लेक मतलब मैन मेड लेक, भगवान जी नहीं बना के गए थे, हम लोगों ने खुद बनाई है। उस टाइम की वन ऑफ द बिगेस्ट लेक्स थी आर्टिफिशियल लेक, 11वीं सेंचुरी में हम लोगों ने बना के रखी है। अभी हम लोग 21st में,
ठीक है। 14th सेंचुरी में हौज खास नाम का एक टैंक बनाया गया हौज खास जगह पे, जो कि दिल्ली में है। क्यों बनाया गया? जिससे इल्तुतमिश साहब जो हैं उनके जो फोर्ट है सीरी फोर्ट, वहां पे पानी जा सके। तो भाई कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो कुछ तो बात थी हम में, जो हम लोगों ने ये सब काम करके रखे हुए हैं। ये सब काम इरिगेशन फैसिलिटीज हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो भैया जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर बनाने वाले अंकल जी है ना, वो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओ एंशियंट इंडिया में वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता था और उसका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा कैसा था, वो बताओ। तो 4 पॉइंट तुम्हें यही लिख देने हैं, ठीक है। 4 पॉइंट, यही 5 पॉइंट जो मैंने बताए यहाँ पर लिख दोगे। क्वेश्चन ऐसे फॉर्म होता है। 2012 में क्वेश्चन ऐसे आ गया था कि हाउ वाज वाटर कंजर्व्ड इन एंशियंट इंडिया, गिव एनी फॉर एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। 2012 का क्वेश्चन है भाई। अब भी इस बार आ जाए तो तुम तो तबाही मचा दो, डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। ये 6 पॉइंट याद हुए कि नहीं? वीडियो वापस बैक करो, वापस बैक करो, अगर याद नहीं हुए तुरंत याद हो जाएंगे दूसरी बार सुनोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और भी थे जो चुटपुटिया क्वेश्चंस थे, जैसे राइट द मेन कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो मैंने ये जो तुम्हें 8 बताया ना, 8वां पॉइंट, 8वां पॉइंट में हम लोग को देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर सब वही हम लोग डंप कर दे रहे हैं वाटर में, फ्रेश वाटर रिसोर्स में। तो उससे हम लोग को वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलती है। हम लोग देखते हैं कि अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन से हम लोग जो हमारा वाटर का यूज है, कंजप्शन है, वो बहुत ज्यादा हो रहा है, माइंडलेसली बहुत ज्यादा हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं और गंदा पानी कर करके उसको बिना किसी ट्रीटमेंट के पानी में छोड़ दे रहे हैं, नदियों में छोड़ दे रहे हैं। उससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। हम लोग इंडस्ट्रीज में काफी धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, उससे पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। ग्रेट। पॉज करके इस पैराग्राफ में तुम लोग को आंसर मिल जाएगा। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग साथ साथ में लेके आगे बढ़ रहे होंगे। ग्रेट। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। कैसे ये गोदा गोदा ऐसा लग रहा है ना, पूरा एकदम पढ़ा नहीं जा रहा। अब आते हैं मॉडर्न डे यूज ऑफ डैम। जो मैंने तुमको बताई वही यहाँ पे सेम लिखा हुआ है कि हाँ, इनलैंड नेविगेशन के लिए हम लोग पानी को इधर उधर बांटने के लिए, फिश ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्लड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन सबका इतना काम होता है, इसी वजह से इन्हें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट तुम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल चिपका देना यार, भाखरा नंगल डैम, हीराकुड प्रोजेक्ट, ये सब इसी वजह से बनाए गए थे जिससे फ्लड कंट्रोल हो पाए, ठीक है। कोई भी डैम आ जाए, हर डैम को इसी वजह से बनाया जाता है, एक रीजन ये भी होता है कि वो फ्लड कंट्रोल करेगा ही करेगा। तो एक दिमाग में रखो कि कोई भी डैम आ जाए, भाखरा नंगल डैम आ जाए, हीराकुड डैम आ जाए, कोई भी डैम आ जाए, टेहरी डैम आ जाए, कुछ भी आ जाए, भाई तुम लिख देना फ्लड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये सब लिख देना, सारे कॉमन पॉइंट रहते हैं डैम के, ठीक है। कुछ कुछ डैम जो एक्सेप्शंस हैं, जो बिजली नहीं बनाते हैं, वो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे, चिंता मत करो, यूपीएससी का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम है। ग्रेट। और टेंशन ना लो यार, टेंशन लोगे बाल झड़ जाएंगे, टेंशन ना लो, चिल रिलैक्स। मैं बता रहा हूं ना, जितने मैं ये वीडियो में क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रहा हूं तुम्हारे, वहीं से क्वेश्चन पेपर बनना है, टेंशन ना लो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कि भैया डैम तो तुम बहुत प्यारे हो, बट कुछ लोगों को तुमसे है नफरत। क्यों है नफरत? उसके कुछ पॉइंट्स हम लोगों को पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि गिव सुटेबल रीजंस बिहाइंड अपोजिशन ऑफ डैम। अपोज क्यों करते हैं लोग, विरोध क्यों करते हैं डैम का? तो भैया सबसे पहला पॉइंट, डैम नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को रोकता है। तो उससे क्या होता है भैया? देखो, पहले अपनी नदी थी, वो प्यारी प्यारी नदी थी, वो बहते हुए जा रही थी, ठीक है। हम लोगों ने डैम बना दिया, डैम बनाकर पानी छोड़ा और अपने हिसाब से कंट्रोल करके हम लोग पानी छोड़ने लग गए। नदी रानी जो होती हैं वो मिट्टियां लाती हैं, सेडिमेंट्स लाती हैं। सॉइल वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि नदी अपने साथ में सेडिमेंट्स, नई एल्यूवियल सॉइल, जो खादर सॉइल होती है, वो सब कहाँ से आती है? नदियों से बहते हुए तो आती है। तो वो हम लोग को जो फर्टाइल सॉइल है वो साथ में आ रही होती है, बट क्योंकि हम लोग अब उसमें एक मैन मेड चीज डाल दे रहे हैं, बांध बना दे रहे हैं, तो जो हमारा ये जो सॉइल है ना फर्टिलिटी वाला, वो यहीं रुक जाता है। ऊपर से सिर्फ सादा पानी इस तरफ चला जाता है। तो जो हमारा सादा पानी इस तरफ गया, वो यहाँ की मिट्टी को अपने साथ बहाकर लेके चला जाता है। तो कई बार क्या होता है कि क्योंकि वो सादा पानी था तो अपने साथ वो मिट्टी बहा के लेके चला गया, तो यहाँ पे पथरीला इलाका हो जाता है डैम के साइड साइड में। तो वो फर्टाइल नहीं रहता है, पत्थर में कहाँ से तुम खेती कर लोगे, कहाँ पे फूल खिला लोगे? तो इसी वजह से एक दिक्कत ये आ जाती है कि रिजर्वायर में जो सेडिमेंट है वो इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे कि रॉकियर स्ट्रीम आगे हम लोग को देखने को मिलती है।
ये है भैया पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो फ्लड प्लेन्स है ना, फ्लड प्लेन्स देखो जहां पे पानी आ जाता है, वहां पे उसे हम लोग फ्लड प्लेन्स कहते हैं। तो जो अपनी नदी है, नदी तो भाई सिंपल सी छोटी सी बह रही थी, तुमने डैम बना दिया तो इतना पूरा इलाका पानी में मिल गया, गई भैंस पानी के अंदर, भैंस नहीं पूरी जमीन, पूरी धरती, पूरा घर पानी के अंदर चला गया। एक फैक्ट बताता हूं तुम लोग को, भाखरा नंगल डैम जो सुन रहे हो ना तुम लोग, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिलासपुर एक शहर हुआ करता था, है नहीं, हुआ करता था डैम बनने से पहले। अब बिलासपुर नाम की जगह डूब चुकी है। गूगल करना, एग्जाम देने के बाद गूगल करना, आखिरी एसएसटी का एग्जाम दे रहे होगे, आधे से ज्यादा तो साइंस ले लोगे, तो जो साइंस ले रहे हो तो वो एक बार सोशल साइंस को एग्जाम देने के बाद भी पढ़ने की कोशिश करना। भाखरा नंगल डैम सर्च करना, भाखरा नंगल डैम जो तुम्हारा नॉर्मल डैम है ना, उसके पीछे 134 किलोमीटर तक का इलाका रिजर्वॉयर में कन्वर्ट हो चुका है, पानी ही पानी है 134 किलोमीटर तक, समझ रहे हो। 4-6 किलोमीटर के बाद दिखना बंद हो जाता है। तुम लोग कहीं भी ऐसे 4-6 किलोमीटर सादा नहीं देखोगे अपने शहर में, बट 134 किलोमीटर पानी के अंदर सबमर्ज हो गया। बिलासपुर जो वहां पे डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे प्रॉपर मंदिर, नॉर्मल घर, पुश्तैनी घर थे सब लोगों के, वो बेचारे छोड़ के लोग चले गए, क्यों, देश की भलाई के लिए। भाखरा नंगल डैम है ना, वहां से जो पानी आता है वो राजस्थान, पंजाब और दिल्ली जैसे शहरों में पानी को सप्लाई करने में मदद करता है। तो हम लोग को देखने को मिला कि बहुत सारा पानी, 134 किलोमीटर में भाई खेती हो सकती थी, घर बच सकते थे, वो सब अब नहीं बचे, वो सबमर्ज हो गए। तो जो वेजिटेशन है, जो सॉइल है, वो सब पानी में डूब गई, आगे चल के वो सॉइल खराब हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगा सब कुछ उसके अंदर। दूसरी, लोग अपोज इसी वजह से करते हैं, दूसरा रीजन ये है कि आसपास की जगह हैं वो सबमर्ज हो जाती हैं डैम बनने से। इसी वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, टहरी डैम आंदोलन हुआ था। टहरी डैम हम लोग का इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम है, वो बनने से पहले आंदोलन हुए थे। थर्ड पॉइंट क्या है, जो लोकल पीपल है उनको अपने घर को छोड़ना पड़ता है, बेचारे डिस्प्लेस हो जाते हैं। कैसे, वही जो मैंने बताया, 134 किलोमीटर जो बिलासपुर के लोग थे, बेचारे पुश्तैनी लोग जो वहां पे रह रहे थे, उनको अपने घर छोड़ने पड़े। उनको अपने घर, अपना जो बचपन का जहां पे वो लोग खेलते थे, वो सब छोड़कर बाहर जाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहां पे डैम बन रहा था। और एक फैक्ट बताता हूँ, आगे एग्जाम के बाद आके पढ़ना, कि जो जो लोग थे ना, जिन्होंने अभी भी अपने देश के लिए, जिन्होंने डैम के लिए जगह छोड़ी थी, जो भाखरा नंगल डैम है, वहां पे जिन्होंने छोड़ी थी, उनके साथ मोई मोई ये हो गया कि उन्हें अब तक जमीन नहीं मिली है, रिहेबिलिटेट नहीं किया, उन्हें बसाया नहीं गया किसी दूसरे जगह पे, बस वैसे ही नाम के लिए जगह दे दी गई, उन्हें ओनरशिप अब तक नहीं मिली है उस जमीन की जहां पे वो लोग अभी रह रहे हैं। आके पढ़ना डिटेल में, इतना काफी है कि लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, इससे सीबीएसई में नंबर मिल जाएंगे। चौथे पॉइंट में आते हैं, जो इरिगेशन है, ठीक है। आसपास के जितने भी फार्मर हैं जहां पे डैम बना है, वो बहुत ही सारे कमर्शियल क्रॉप बोने लग जाते हैं। जैसे मैंने कहा, गन्ना, गन्ना इतना ज्यादा पानी सोख लेता है कि वहां पे पानी की कमी हो जाती है। अब वहां के आसपास, डैम के आसपास के लोग भाई इतना पानी वाले कमर्शियल क्रॉप ग्रो करने लग जाते हैं कि वो एक तरीके से मिस यूज होता है पानी का। और इसी वजह से हम लोग को देखने को मिलता है कि वो क्योंकि पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आसपास के जो ऐसी जगह हैं जहां पे पानी नहीं पहुंचता है, वो लोग विरोध कर देते हैं। भाई साबरमती बेसिन में दंगा हो गया था, साबरमती के पास में फार्मर्स ने दंगा कर दिया था कि जो डैम के पास वाले लोग हैं वो पानी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं, अर्बन इलाकों में चला जाता है, लेकिन हमारे पास पानी नहीं आ रहा। जो गरीब फार्मर है, जो डैम की थोड़ी दूरी पे रहते हैं, उनको पानी मिल ही नहीं रहा। तो जो डैम का बनाने का जो पर्पस था ना, वही खत्म हो गया। जो डैम को बनाने का पर्पस था, वही एक तरीके से फेल हो गया, क्योंकि जो यूज थे, जिनको जरूरत थी पानी की, उन तक पहुंचे नहीं, और प्रायोरिटीज अर्बन एरियाज को दे दी गई। इस वजह से भी विरोध होता है डैम्स का। साथ साथ में कभी कभी ना गवर्नमेंट्स जो होती हैं, वो भी विरोध करती हैं डैम बनने का। जैसे महाराष्ट्र में एक कोयना डैम है, तो वो जब बना तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी वो विरोध कर रही थी। क्यों? क्योंकि जो नदी थी ना, वो महाराष्ट्र से होते हुए आंध्र प्रदेश और कर्नाटका जाती थी। अब क्या हुआ, क्योंकि अब कोयना जो डैम है वो बन गया महाराष्ट्र में, तो अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कितना पानी जाना है। जितना वो छोड़ेंगे पानी डैम से, उतना पानी जाएगा। तो ये दो गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने विरोध किया। इसे हम लोग कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट कहते हैं। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट लिख दोगे ना एग्जाम में, तो आंसर जो चेक कर रहा होगा भाई टीचर तुम्हारा, उसकी आंखें ऐसी हो जाएगी कि भाई पढ़ के आया है लौंडा।
ठीक है, तो ये तुम लोग को दिमाग में रखना है। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट लिख देना भाई, पढ़े लिखे लगोगे। ग्रेट। सेवंथ सेवंथ पॉइंट, कई बार फ्लड कंट्रोल के लिए डैम बनाए जाते हैं, लेकिन भाई वही फ्लड करवा देते हैं। कैसे? कई बार बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि डैम की औकात नहीं थी उतना पानी रोक सके, तो डैम भी ना बह जाए पानी के साथ में, इसी वजह से इमरजेंसी ओपनिंग कर दी जाती है डैम्स के पानी की। एक सेकंड, तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये देखो इमरजेंसी ओपनिंग होती क्या है। यहाँ पे अभी तुम लोग को क्लिप दिख रहा होगा जिसमें इमरजेंसी ओपनिंग ऑफ डैम दिखाई गई है तुम लोग को, ठीक है। देख रहे हो कितना खतरनाक पानी है। क्यों क्यों किया गया ऐसा? इतने तेज पानी में भाई आसपास के गांव बह जाते हैं, डूब जाते हैं। जहां पे पहले बाढ़ नहीं आती थी, अब बाढ़ आ जाती है, क्योंकि हम लोगों ने पानी को इतना इकट्ठा करके रखा हुआ था कि जब पानी खोला जाता है तो भाई एक साथ सब बहा के लेके चला जाता है। ग्रेट। तो कई बार क्या होता है, ये अपने पर्पज ही फुलफिल नहीं कर पाते हैं। फ्लड को रोकने के लिए इन्हें बनाया गया था, कई बार यही फ्लड ले आते हैं। आठवां रीजन ये होगा कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ना, वो कई बार वाटर बॉर्न डिजीज को जन्म दे देते हैं, क्योंकि वहां पे आसपास की जगहों पे पानी ही पानी हो जाता है भाई। पानी पानी ज्यादा हो जाता है तो लोग पानी कंज्यूम भी ज्यादा करने लग जाते हैं, वेस्ट भी ज्यादा करने लग जाते हैं, और वहां पे वाटर बॉर्न डिजीजेस भी उत्पन्न हो जाती हैं। ग्रेट। एक पॉइंट जो हम लोगों को और दिमाग में रखना है, जो कि तुम लोग को ऊपर अंडरलाइन में लिखा हुआ था, कि जो नॉर्मल वेजिटेशन है ना, जो पानी की एक्वेटिक लाइफ है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई पहले बेचारी मछलियां तैर रही थी, दो मछली पानी में गई तैर गई, तीन मछली पानी में गई तैर गई, चार मछली पानी में गई तैर गई, छपाक छपाक छपाक। अब क्या हो गया भाई, डैम बना दिया तुमने, तो दो मछली डैम में गई और बिजली बनाने में वो इस्तेमाल होने लग गई, तो भाई वहां पे उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। बिजली ऐसे थोड़ी बनती है, उसको टरबाइन के थ्रू पानी को निकाला जाता है भाई, इधर से उधर पानी किया जाता है, तब जाके बिजली बनता है। तुमको लगता है मछलियां, बेचारी साधारण मछलियां जो बस छपाक छपाक करती थी, वो सरवाइव कर पाएंगी? डैम की वजह से ये दिक्कत भी आ जाती है कि एक्वेटिक लाइफ भी हार्म हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे बताने थे तुम लोगों को। होप कि तुम लोग को समझ में आ गए हों, समझ में आ ही गए होंगे भाई, इजी भाषा में बताई है मैंने। अब भैया जी देखो, डैम के फायदे भी हैं, अब नुकसान आपने दिखा दिया, तो अब मेरा डैम बनाने का मन नहीं करा। तुम लोग सोच रहे होगे कि उससे अच्छा डैम मत ही बनाओ, अच्छा है ना, इतने सारी दिक्कतें नहीं होंगी, 7-8 पॉइंट नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट भी यही सोचती है, तो गवर्नमेंट कहती है भाई डैम जितने बने हैं जहां पे जरूरी है बना दिए, अब लोगों को हम लोग कहेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, बारिश का पानी जो बह रहा है उसी को बचा लो। कितना रेवोल्यूशनरी स्टेप है भाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे सब लोग। इससे क्या होगा, ये एक अल्टरनेटिव सामने आएगा हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो कि पानी सप्लाई करने के लिए होता था, उसके जगह पे हम लोग पानी अपने छतों के बारिश के पानी को इकट्ठा करके बचा लेंगे। देखो, यहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ अलग अलग जगहों पे होते हैं, जैसे हिल एंड माउंटेन्स में लोग डाइवर्जन चैनल्स बना देते हैं, गर्ल्स एंड गर्ल्स, वो बेसिकली छोटी छोटी नहरें बना देते हैं जहां से पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, साथ साथ में कुछ लोग क्या कहते हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। भैया मेरे पास घर था बड़ा सा, मेरे छत पे पानी बरसता था और टप 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 करके साइड से हट जाता था, चला जाता था, बह जाता था। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने साइड साइड में लगा दी बैरिकेडिंग की, पानी बहे ना, और मैंने यहां से एक पाइप निकाल दी, ये सारा पानी जो बरसेगा वो एक पाइप के थ्रू नीचे टैंक में जाकर जमा हो जाएगा और फिर मैं उसको इस्तेमाल कर लूंगा। तो इससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई। ठीक है, तो बंगाल वगैरह में ये सब किया जाता है, और पानी को चैनलाइज करके इस्तेमाल के लिए अलग अलग जगहों पे लेके चला जाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान में जो होती है। राजस्थान में कुछ कुछ इलाकों में क्या किया जाता है कि तुम्हारा ये खेत था, खेत को ना ऐसे ऐसे मतलब एक स्लोप में हम लोग ले आते हैं, और उस स्लोप को हम लोग यहाँ पे एक जगह पे ज्यादा कर देते हैं, जिससे कि जो बारिश का पानी हो वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाए। एक इस तरीके से वहां पे वाटर सेविंग होती है खेतों में। घरों पे लोग क्या करते हैं राजस्थान में, टंका बनवा देते हैं भाई, छोटी टंकी होती है उसको टंकी बोलेंगे, इन्होंने भाई टंका बना दिया 2.44 मीटर वाइड, 4.5 मीटर लंबा, 6 मीटर डीप, मतलब इन्होंने प्रॉपर भाई दमदार टंका बना दिया है। अब उन्होंने टंका बनाया, तो वो लोग क्या करते हैं, बारिश के पानी को ऐसे इकट्ठा करके अंदर वो लोग लेके जाते हैं। ठीक है, ये तो कुआं है, वो लोग एक टंका बना देते हैं। ठीक है, उस टंके में बारिश का पानी स्टोर करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफी अच्छा है,
ये काफी अच्छा है, तुम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेप बताओ कैसे होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टंका में। तो ये लिख देना भाई, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, पाइप के थ्रू वाटर ले जाया जाता है टंका में, जो एक्स्ट्रा पानी हो जाता है उसे आसपास के वेल में डाल दिया जाता है, जिससे कि ग्राउंड वाटर जो डिप्लीट हुआ है वो भी थोड़ा रिप्लेनिश हो जाए, फिर से वो रिचार्ज हो जाए। ठीक है, और टंकी से ही, उस बड़े टंका से ही पानी फिर आखिर में इस्तेमाल किया जाता है। पहली बारिश को टंका में नहीं रखते हैं जिससे छत साफ हो जाए, दूसरी बारिश से पानी टंका में कंजर्व करना स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, ये छोटी मोटी एक्स्ट्रा पॉइंट तुम लोग आराम से बना के लिख सकते हो, कहानी बना ही लोगे। ठीक है, एक यहाँ पर गेंडा थूर नाम की जगह है, गेंदा थूर भी इसको कहते हैं। ठीक है, मैंने गेंडा कह दिया तो ऑफेंड मत हो जाना। गेंदा थूर नाम की जगह है जहां पर मैसूर कर्नाटका में, वहां पे ना लोगों ने हाउस होल्ड रूफटॉप को सीरियसली ले लिया। नियरली 200 लोगों ने, 200 घरों में ऊपर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होने लग गई। इससे क्या हो गया, अब वहां पे करीब 200 घर हैं, वो 1 लाख लीटर पानी इकट्ठा कर लेते हैं। समझ रहे हो, जिस बाल्टी से नहाते हो तुम, वो 60-70 लीटर से ऊपर नहीं होगी। 1 लाख यहाँ पर तुम्हारी जो पानी है, 1 लाख लीटर, वो यहाँ पर इन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है। बारिश के पानी को पालर पानी कहते हैं। ठीक है, पालर पानी, इसको दिमाग में रखना, कई बार एक नंबर में आ जाता है कि बताओ पालर पानी क्या है, तो भाई दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें लगेगा कि भाई पालर पानी क्या है, ये तो पढ़ा ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तमिलनाडु पहला स्टेट है जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी कर दिया गया, कंपलसरी कर दे गया है कि भाई करनी ही करनी है। घर बना रहे हो तो बनाओ तुम ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वरना तुम्हें पनिश किया जाएगा, तुम्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा, लीगल एक्शन होंगे तुम पे। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसे होती है। इंदिरा गांधी कैनाल बनने से ना कुछ कुछ जगहों पर राजस्थान वगैरह में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कुछ लोगों ने करना बंद कर दिया है, क्योंकि वहां से फिर पानी आने लग गया है कैनाल से। तो ये भी एक पॉइंट है, दिमाग में रखो। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है कि बताओ, कई बार आ जाता है मेघालय में ऐसा कौन सा है यूनिक इरिगेशन सिस्टम जो बहुत ही फेमस है। तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत फेमस है। इसमें क्या होता है, हम लोग जंगलों में ना बांस ऐसे बिछा देते हैं, ऐसे पाइप के तरीके से, और उसी से पानी जाता है, ड्रिप बाय ड्रिप, 80-20 ड्रॉप पर मिनट पानी जाता है, और उससे फिर हम लोग खेतों में पहुंचाते हैं और वहां पे इरिगेशन होता है। ठीक है, तो ये था भाई वाटर रिसोर्स। इसके हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। अब और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे, और क्या पढ़ोगे भाई। बस ये देख लेना कि कौन कौन से डैम इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी ना, तो एक नया वीडियो आएगा जिसमें तुम्हारे जो वाटर रिसोर्स का जो चैप्टर है उससे जितने भी मैप क्वेश्चन बनते हैं कि भाई भाखरा नंगल डैम कहाँ है, हीराकुद डैम कहाँ है, तुम्हारा अलग अलग डैम जो है तुम्हारे, तहरी डैम कहाँ है, इन सबको मैं मैप में अच्छे से करवा दूंगा, तो उसकी टेंशन ना लो। बस चिल होके इस वीडियो को एंड करते हैं, और यार दोस्तों को शेयर कर दो, बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में, मैंने खुद पढ़ा है भाई, तुम्हारा एनसीईआरटी एनसीईआरटी देखा है कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं तुम्हारे प्रीवियस ईयर में। तो भाई इतनी मेहनत की है, तो नेक्स्ट वीडियो फंड करो, तुम फंड करो। फंड कैसे होता है, शेयर कर दोगे, लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, और अगर पास आउट हो रहोगे तो अपने जूनियर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करवा दोगे ये वीडियोस को, मतलब तुमने नेक्स्ट वीडियोस की फंडिंग कर दी, तुमने अपना काम कर दिया। मैं अपना काम करूंगा, नेक्स्ट वीडियोस लाऊंगा तुम्हारे लिए। क्लास 11th में जब जाओगे ना, तो इंग्लिश के ऐसे धमाकेदार वीडियोस आएंगे कि भाई फैन हो जाओगे तुम। तो चलो यार, बहुत हो गई प्रमोशन, मुझे पता है तुम लोग यार भाई बहनों सब, मुझे पता है कर दोगे शेयर वगैरह। ग्रेट, तो इसी के साथ वीडियो को बंद करते हैं। थैंक यू सो मच यार वीडियो देखने के लिए, आई रियली अप्रिशिएट जो तुम लोग एक एक कमेंट करते हो। थैंक यू सो मच, बाय, और एग्जाम में बेस्ट ऑफ लक।